वर्ण कर्म से था या जन्म से? अगर कर्म से था तो फिर चंडाल शब्द कहाँ से आया और इसे किसने बनाया और इन चंडालों को कैसे ट्रीट किया जाता था? कैसे सिर्फ 4 वर्णों से आज हजारों जातियां बन गई? अंग्रेजों की वो एक ट्रिक क्या थी जिसने हर भारतीय की जाति पर एक पक्की सरकारी मुहर लगा दी? और क्या आपका SC, ST, OBC सर्टिफिकेट उसी 125 साल पुरानी अंग्रेजी लिस्ट का नया नाम है? वर्ण से लेकर वोट बैंक तक जाति का वो पूरा सच जो आपके होश उड़ा दे, आज एक एक करके सारे राज खोलते हैं। तो चलिए टाइम मशीन में बैठिए और सीधा चलते हैं 3500 से 4000 साल पीछे ऋग्वेद के टाइम में। यहाँ एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था, पुरुष सूक्त। इसमें एक विराट पुरुष की कल्पना है और उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट से सोसाइटी के 4 टाइप के लोग बने। मुख से निकले ब्राह्मण यानी कि द थिंकर्स, ज्ञानी। भुजाओं से निकले क्षत्रिय यानी कि द प्रोटेक्टर्स, द वॉरियर्स। जांघों से निकले वैश्य यानी कि द बिजनेसमैन, द ट्रेडर्स। और पैरों से निकले शूद्र यानी कि द सर्विस प्रोवाइडर्स, सेवा कार्य करने वाले। ये सबको पता है और फर्स्ट लुक में लगता है कि ओह, यहीं से ऊंच नीच की शुरुआत हुई थी। लेकिन रुकिए, ये स्टोरी का सिर्फ कवर पेज था। असल में ये तो एक ब्रिलियंट आइडिया था, एक ऐसी सोसाइटी का सपना जो एक ह्यूमन बॉडी की तरह हो, जहां हर पार्ट इंपॉर्टेंट हो। क्या कोई बॉडी अपने पैरों को बेकार समझ सकती है? नो वे। ब्रेन, हैंड्स, लेग्स सब जरूरी है, सब रिस्पेक्टेड है। ये सिस्टम तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए था। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम जन्म से नहीं, कर्म से था। वर्ण वर्ड आता है संस्कृत के शब्द व्री से, जिसका मतलब है चुनना। आप अपने टैलेंट, अपनी स्किल से अपना वर्ण चुन सकते थे। वर्ण जो था वो जाति से बिल्कुल अलग था। जाति शब्द आता है जन से, यानी पैदा होना। और ये उस समय में सिर्फ बातें नहीं थी। क्षत्रिय विश्वामित्र अपनी मेहनत से ब्रह्म ऋषि बने। महाभारत लिखने वाले वेद व्यास एक फिशरमैन कम्युनिटी से आते थे। यानी 4000 साल पहले आपका सरनेम नहीं, आपका रिज्यूमे इंपॉर्टेंट था। तो फिर आप सोचेंगे, ऋग्वेद का इतना अच्छा आइडिया, उसकी ये हालत कैसे हो गई? देखिए, हमारा भारतीय समाज या हमारा सनातनी समाज हमेशा से इवॉल्विंग रहा है। मतलब कि ये समय के साथ इवॉल्व होता रहता है और ये सब बदलाव इसीलिए हो रहे थे क्योंकि समाज इवॉल्विंग था। अब ऋग्वेद में जो समाज की इतनी अच्छी कल्पना थी वो समय के साथ बदल गई। अब इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है सोसाइटी की जरूरतों से। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, लोग अब घुमंतु, खानाबदोश या नोमैडिक नहीं रहे थे, वो सेटल होने लगे। गंगा के किनारे बड़े बड़े राज्य बनने लगे और इतनी बड़ी पब्लिक को मैनेज करने के लिए सॉलिड सिस्टम चाहिए था। पावर के 2 मेन पिलर्स बन गए, एक क्षत्रिय राजा, द रूलर, और दूसरा ब्राह्मण यानी कि वो ज्ञानी जो राजा का एडवाइजर था। इसी टाइम में उपनिषद लिखे गए और उपनिषदों में कर्मा की थ्योरी और डीप हो गई। यानी कि आपकी ये लाइफ पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट है और इसी थ्योरी के बेसिस पर धीरे धीरे कर्म का कॉन्सेप्ट जन्म से जुड़ने लगा कि आपको आपके कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है। अब इसके बाद आज से करीब 2200 साल पहले एंट्री होती है मनुस्मृति की। मनुस्मृति मतलब बेसिकली सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक डिटेल्ड रूल बुक। और इसके अंदर आए शादी के रूल्स। ऊंचे वर्ण के पुरुष का नीचे वर्ण की लड़की से शादी ओके थी, इसे कहते थे अनुलोम। लेकिन इसका उल्टा, नीचे के वर्ण के पुरुष की ऊंचे वर्ण की लड़की से शादी करना उसे पाप माना गया, इसे कहते थे प्रतिलोम। और इन अलग अलग टाइप की शादियों से जो बच्चे पैदा हुए उनसे बनी नई नई सब कास्ट। जैसे शूद्र लड़के और ब्राह्मण लड़की की गलत मानी जाने वाली शादी से जो संतान हुई उसे चंडाल कहा गया और उस बच्चे को सोसाइटी में सबसे नीचे धकेल दिया गया, समाज से बाहर कर दिया गया। इन्हीं शादियों से जो संतानें पैदा हुई वो सबसे नीचे की अछूत जातियां बनी। मतलब कि एक सिंपल सिस्टम बनाने की कोशिश में सिस्टम सुपर कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और आज से करीब 1700 साल पहले गुप्ता एम्पायर आते आते ये जाति का सिस्टम इंडिया की पहचान बन चुका था। कुछ फॉरेनर्स जो बाहर से यहाँ आए, जैसे शक, हुण, उनको भी इसी सिस्टम में फिट कर लिया गया, मोस्टली क्षत्रिय बनाकर। यहाँ तक कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को भी अलग अलग जातियों में ढाल दिया गया। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। एक चाइनीज ट्रेवलर फाई हान ने लिखा है
कि उसने देखा कि चंडालों को शहर से बाहर रहना पड़ता था और आते वक्त उनके हाथ में एक लाठी या लकड़ी होती थी। वो उसे जमीन पर ठोकते हुए चलते थे ताकि लोग उनसे दूर हो जाएं। छुआछूत और भेदभाव की शुरुआत तभी से शुरू हुई और ऐसा माना जाता है कि ऐसी शादियां जो समाज में मान्य नहीं थी, पाप थी, उन्हीं शादियों से जन्मे बच्चों से शूद्र समाज की एक नई परिभाषा बनी और उन्हें अछूत माना जाने लगा। मतलब चार वर्ण वाला आइडिया अब बस एक थ्योरी था। रियल इंडिया हजारों जातियों की एक भूल भुलैया बन चुका था और अब इसके बाद हजारों साल बाद एंट्री होती है अंग्रेजों की। अब एक बात क्लियर कर लो, उन्होंने जाति सिस्टम बनाया नहीं, ये कहना गलत है, लेकिन उन्होंने जो किया वो शायद उससे भी ज्यादा डेंजरस था। सोचो, उनके आने से पहले जाति सिस्टम एक बहती हुई नदी जैसा था। हर गांव, हर शहर में उसके अपने रूल्स थे। कहीं कोई जाति ऊपर तो कहीं वही जाति नीचे। कुछ भी फिक्स नहीं था, सब कुछ फ्लेक्सिबल था। अंग्रेजों को इंडिया पे रूल करना था और रूल करने के लिए उन्हें इंडियंस को समझना था। और उनका समझने का तरीका क्या था? काउंटिंग एंड लेवलिंग। हर चीज को गिनो, लेवल करो और एक बॉक्स में डाल दो। इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार था द सेंसस, यानी के जनगणना। हर्बर्ट राइजली नाम का अफसर 1901 की जनगणना का कमिश्नर बना। उसने लोगों की नाक की बनावट तक नापी, ये साबित करने के लिए कि जाति नस्ल है, सामाजिक नहीं। हर इंडियन फॉर्म पर अपनी एक जाति लिखे, बस एक। फिर उन्होंने पूरे देश में से एक डेटा कलेक्ट किया और एक नेशनल लेवल की रैंकिंग लिस्ट बना दी। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि पूरे इंडिया के लिए कौन सी जाति नंबर 1, कौन सी नंबर 2 और कौन सी नंबर 100 पर आएगी, एकदम परमानेंट। तो अंग्रेजों ने हमें एक परमानेंट जाति के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आजादी के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल था। जिन लोगों के साथ सदियों तक गलत हुआ, मतलब छोटी जाति के लोग, उन्हें बराबरी पर कैसे लाएं? इसका जवाब भी हमें अंग्रेजों की फाइल से ही मिला। अंग्रेज जिन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे, वो आजाद इंडिया में बन गए शेड्यूल कास्ट, यानी के एससी। अंग्रेजों के समय में जो आदिवासी कम्युनिटीज बैकवर्ड ट्राइब्स कहलाती थी, वो बन गई शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी के एसटी। लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और भी थी जो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड थी, पर एससी एसटी नहीं थी। उन्हें नाम दिया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी के ओबीसी। फिर सालों बाद 1979 में आया मंडल कमीशन, जिसकी रिपोर्ट ने इंडिया की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रिकमेंड किया और तभी से वोट बैंक की असली राजनीति शुरू हो गई। और जो इन तीनों लिस्ट में नहीं थे, वो कहलाए जनरल कैटेगरी। तो देखा आपने, जो सिस्टम कर्म से शुरू हुआ था वो जन्म पर आया, फिर अंग्रेजों की फाइल्स में कैद हुआ और आखिर में हमारी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच बन गया। और अब 2025 में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फिर से जाति जनगणना हो रही है। बिहार ने शुरुआत की, अब ये आग पूरे देश में फैलने वाली है। नारा दिया जा रहा है, जितनी आबादी उतना हक। हर जाति, हर समूह अपना हिस्सा मांगेगा। जो लड़ाई पहले समाज में थी, अब वो सरकारी स्प्रेडशीट्स पर लड़ी जाएगी। जब दुनिया एआई और मार्स की बात कर रही है, हम आज भी इस पर अटके हैं कि फॉर्म में कौन सा बॉक्स टिक करना है। दुनिया भर में सोशल मोबिलिटी की बात होती है, यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट से तरक्की का रास्ता तय होता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम अब तक अंग्रेजों के बनाए उस पिंजरे में ही कैद हैं, या अब हम खुद ही उस पिंजरे के नए गार्ड्स बन गए हैं? तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही शानदार और जानकारी भरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।